नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बात सरोकार की में। आज बात करेंगे मोदी सरकार के 8 साल की, लेकिन इन 8 सालों में आखिर ऐसी कौन सी योजनाएं रही जिनको सफल बनाया गया या जिन पर अमल हो पाया गया। 26 मई 2014 को पीएम मोदी ने पहली बार देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उसके बाद 30 मई 2019 में भी पीएम मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। इस दौरान उनकी सरकार ने आखिर किन योजनाओं को अमली जामा पहनाया है और कौन सी योजनाएं लोकप्रिय बनी हैं, एक रिपोर्ट आप देखिए। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता की सरकार के 8 साल पूरे। 8 सालों में कितना बदला भारत। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं ने कैसे बदली सरकार की छवि। एक कर्म योगी की सियासी साधना। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। वहीं 2019 में मोदी ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। इस बड़ी जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू की गई तमाम कल्याणकारी योजनाओं ने अहम भूमिका अदा की। हालांकि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कई चुनौतियां थी। सरकार के 8 साल के सफर में कुछ योजनाएं बहुत लोकप्रिय रही। चलिए जानते हैं उन योजनाओं के बारे में विस्तार से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है। ये राशि हर महीने में 2,000 रुपए की 3 किश्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। 1 दिसंबर 2018 से लागू इस योजना के तहत देश के 10.60 करोड़ किसानों को इसका फायदा पहुंचाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। स्वच्छता के लिए जन आंदोलन की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वो साफ और स्वच्छ भारत के महात्मा गांधी के सपने को पूरा करें। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के बाद सड़कों की सफाई के लिए हाथों में झाड़ू थामना, सफाई पर ध्यान केंद्रित करना, स्वच्छ माहौल बनाने की कोशिश लोगों की आदत बन गई। सरकार ने इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 9.28 करोड़ टॉयलेट्स बनवाए। शहर और कस्बों में 58 लाख शौचालय बनवाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। 2015 में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन शहरी और ग्रामीण लोगों को घर दिए जाते हैं जिनके पास कच्चे मकान हैं। इनमें 2,67,000 तक की सब्सिडी का लाभ मिलता है। इसके तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर आवंटित हुए हैं। घर का सपना यहाँ पर पूरा हुआ और इसकी टैगलाइन ही यही है, घर हुआ अपना, पूरा हुआ सपना। ये इस योजना की टैगलाइन है। उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ केवल महिलाएं उठा सकती है। इस योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन बांटती है। इस योजना के तहत 3200 रुपए का अनुदान गैस एजेंसी को दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। दूसरी बार अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ से ज्यादा एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश की एक स्वास्थ्य योजना है। इसकी शुरुआत से 1 अप्रैल 2018 में की गई। योजना के तहत सरकार देश के गरीब लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गरीब इसका लाभ ले चुके हैं। इस योजना का मकसद गरीबों को मुफ्त में इलाज मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के तहत अगस्त 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। अभी तक 45 करोड़ लाभार्थियों से भी ज्यादा लोगों ने बैंकों में धनराशि जमा की है। लाभार्थियों के खाते में यह धनराशि जमा की गई है। इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब और सीमांत इलाकों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस स्कीम के तहत आप महज 330 रुपए सालाना प्रीमियम चुकाकर लाइफ इंश्योरेंस कवर हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक की 18 से 50 साल के बीच मृत्यु हो जाने पर 2 लाख की धनराशि पॉलिसी धारक के परिवार को दी जाती है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपके पास बैंक खाता जरूर होना चाहिए। गरीब कल्याण अन्न योजना। 26 मार्च 2020 को मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य भारत के गरीब नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को घर के हर एक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो गेहूं या चावल मिलता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी कोने में इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना से करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग और मध्यम वर्ग के लोग भी उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो ग्रामीण आवास योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना तमाम योजनाएं रही जो 8 साल में लागू की गई। हालांकि कुछ योजनाओं का लाभ सबको मिला और कुछ का लाभ सब तक नहीं पहुंच पाया। बीजेपी लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाना उनका कर्तव्य है, उनका लक्ष्य है, लेकिन कितना इस लक्ष्य को हासिल कर पाई है बीजेपी, ये जानेंगे। 8 साल में आखिर कौन सी ऐसी योजनाएं, एक बार फिर से नजर डालते हैं इसमें। उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के कल्याण के लिए। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, जिसको लेकर अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागरूकता फैलाते रहते हैं। आयुष्मान भारत योजना, हेल्थ सेक्टर में लोगों को सही तरीके से इलाज मिल पाए। वहीं जल जीवन मिशन, जल है तो जीवन है, और इसी के तहत जल जीवन मिशन को लाया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यानी कि हर वर्ग के व्यक्ति को विकास की राह पर आगे ले जाना। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर व्यक्ति के सर पर छत हो, ये उसका मकसद रहा। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। 8 साल कितने बेमिसाल रहे। हालांकि आज बात सरकार की, तो जानेंगे कि इन योजनाओं से आखिर आम जनता को कितना फायदा हुआ है। सीधे तौर पर आम जनता के लिए योजनाएं लाई गई, लेकिन आम जनता को कितना लाभ मिला, कितना फायदा मिला, क्या वाकई हर व्यक्ति तक विकास पहुंच पाया इन योजनाओं के जरिए, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे ये जानेंगे कि आखिर इन योजनाओं का मतलब क्या निकल कर आता है। क्या वाकई इन योजनाओं को जिस लक्ष्य के लिए बनाया गया था उस लक्ष्य की प्राप्ति 8 सालों में मोदी सरकार कर पाई है या फिर नहीं। आगे का रोड मैप इन योजनाओं के लिए क्या है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इन 8 साल में कई चुनौतियां आई, लेकिन उसके बावजूद इन योजनाओं ने बेहतरीन तरीके से काम किया है। आंकड़े यही कहते हैं। आवास योजना के तहत हर व्यक्ति को छत दी गई। वहीं किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को एक धनराशि दी गई और कई किश्तों में वो धनराशि किसानों के अकाउंट्स में सीधा पहुंचाई गई। जनधन योजना के तहत भी खाते खुलवाए गए। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटे गए और सब्सिडी दी गई। महिलाओं को खासकर उज्ज्वला योजना का फायदा मिला है। यानी कि हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ योजनाएं जरूर मोदी सरकार लेकर आई है। स्वच्छ भारत मिशन की योजना भी लेकर आई, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंदगी हटाने का काम किया गया। अब भी इस मिशन को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागरूकता फैलाते हुए नजर आते हैं। बीजेपी के तमाम नेता जागरूकता फैलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या वाकई स्वच्छ भारत मिशन से साफ सफाई हो पाई है? क्या उज्ज्वला योजना से महिलाओं को फायदा मिल पाया है? क्या सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद इन तमाम योजनाओं से हर वर्ग को फायदा मिला है? फिलहाल हमारे साथ राहुल आनंद जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। इसी के साथ हमारे साथ आरके सिंह जुड़ गए हैं, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। आरके सिंह जी, पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि हमने योजनाओं का जिक्र किया है। उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, गरीब कल्याण योजना है, तमाम योजनाएं मोदी सरकार ने 8 साल के दौरान चलाई हैं और अब आगे भी इन योजनाओं को लागू करने का प्लान है सरकार का। आपका विजन सर क्या कहता है? योजनाएं कितनी सफल हुई हैं? कितनी योजनाओं पर वाकई ग्राउंड पर अमल हो पाया है? देखिए, ये सब जितनी भी योजनाएं हैं ये बड़ी कारगर साबित होती हैं जी। गरीबों को बर्बाद होने से बचाती हैं। जो लाइन में आखड़ा खड़ा हुआ आदमी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है जी, उसके लिए ये बहुत बड़ी जीवन दान होती है। इन सारी स्कीमों का निसंदेह गरीब जनता को बहुत बेनिफिट हुआ है और ये बहुत अच्छे कदम थे, क्योंकि इनकी वजह से ही गरीब आदमी जो है वो बिल्कुल फिनिश होने से बच जाता। अब मोदी सरकार का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है जी,
उसको अचीव करने में ये योजनाएं इतना साथ नहीं देती। जी। इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन ले जाने के साथ और इकोनॉमिक समानताएं उसके साथ ले जाने के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना जरूरी है, जो इस समय थोड़ा 30 साल में सबसे ज्यादा हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा बुरी तरह, इंडियन हिस्ट्री में हाईएस्ट स्टेज पर है, राइट। उन सबको कंट्रोल करने के लिए मैक्रो करेक्शन जरूरी है जी। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि ये जितनी योजनाएं हैं, इस योजनाओं के आधार पर आर्थिक विकास नहीं होता। इन सब योजनाओं से एक भारत के 40 से 50 करोड़ जनता को बहुत बड़ी सांस मिलती है, रिलीफ मिलता। तो इन योजना की जरूरत तो पहले है जी। आप इन योजनाओं के महत्व को नकार नहीं सकते। ये तो आवश्यक चीजें हैं, ब्रेड एंड बटर हैं गरीब जनता के लिए। और ये सारे कदम जितने उठाए गए हैं, ये सारे कदम आवाम के लिए और देश के लिए अच्छे हैं जी। ठीक है सर, मैं राहुल आनंद जी का पहले रुक करती हूँ, उनसे आपका जो विजन है, आपने जो कहा उस पर राय लेते हैं, फिर वापस आपके पास आऊंगी, क्योंकि योजनाओं के बारे में कितना विकास हो पाया है कितना नहीं वो आपसे जानना जरूरी है। हालांकि राहुल जी का रुख करते हैं। राहुल जी देखिए, अभी आपने सुना होगा आर.के. सिंह जी ने साफ तौर पर कहा कि योजनाएं बहुत अच्छी हैं, आम आदमी के लिए, गरीबी के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो हमने विकास की राह पर चुनौतियां देखी हैं, उन चुनौतियों को शायद पार नहीं कर पा रही, या कहे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना हम देख रहे हैं वो सपना पूरा करने में अभी योजनाएं ये काम नहीं कर पा रही हैं। आप क्या कहेंगे राहुल जी? देखिए, मोदी सरकार के बारे में कोई भी चीज बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि धरा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, धरा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता जी। अगर आप देखिए 2014 से ये बात की, अगर कार्यकाल देखें आप मोदी सरकार का, तो पहले ऐसी कोई परंपरा नहीं थी कि हम आप जनता के बीच में आकर अपना रिपोर्ट कार्ड दें। पहले इस प्रकार से लोगों को अनजान रखा जाता था, लेकिन अब ऐसी परंपरा की शुरुआत की गई है कि यहाँ तक कि जो मंत्री हैं, जो भारत सरकार के मंत्री हो गए या फिर उनके राज्य सरकार के भी मंत्री हो गए, वो सब लोग अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं जनता के बीच में, क्योंकि हर वक्त देश और राज्य गतिशील दिशा में रहती है, तो उसमें क्या क्या प्रगति हुई है वो चुनाव के समय बताने से बेहतर है कि एक क्लिक में जनता के बीच वो सारी चीज हो जाए। अगर मैं बताना शुरू करूं तो हो सकता है कि जो हमने वक्त तय किया है इस चर्चे का वो हमारे लिए कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी अगर हम आते हैं कुछ पॉइंट पे आते हैं, अगर मेरे अनुसार अगर कुछ पॉइंट को रखा जाए तो मुझे लगता है कि रक्षा, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महंगाई और रोजगार, ये 8 चीजों पे बात करना ज्यादा सक्षम और अच्छी बात होगी। अगर बात कर ले हम बजट की बात कर ले तो 2013 और 14 की जब सरकार थी केंद्र में, तो उनके सामने जो रक्षा बजट था वो 2,53,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन जैसे ही अभी की अगर आप बात करें 2022-23 की, तो वो 5,25,000 करोड़ रुपए का हो गया, जिसमें हमने राफेल S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली और बहुत सारी ऐसी चीज जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी थी, वो सारी चीजों को खरीदा गया। यही नहीं, अगर 2019 की बात कर ले, 2016 की अगर हम बात कर ले, तो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और 2019 में एयर स्ट्राइक किया गया, जो भी कुर्बानी दी गई थी, हमने सबका बदला लिया। और जो पहले सर कलम कर लेकर चले जाते थे और माँ बैठकर रोती थी, और उस परसेप्शन को चेंज कर दिया मोदी सरकार ने। बिल्कुल, आप राहुल जी ये बात आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं परसेप्शन बदलने में मोदी सरकार सफल रही। लेकिन अभी हम अगर बात करें चाहे बजट की, चाहे सिर्फ इन योजनाओं की बात कर लें, करनी और कथनी में कहा रहता है काफी अंतर होता है। इन योजनाओं को लागू किया गया, कुछ हद तक योजनाएं सफल साबित हुई, लेकिन आपको लगता है कि योजनाओं में जो लूपहोल्स हैं वो भी खत्म हो गए? क्योंकि अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात की जाए तो कई हॉस्पिटल्स में हमने देखा है कि आयुष्मान कार्ड दिखाया जाता है लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता। उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो महिलाओं को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है, गैस सिलेंडर वैसे ही बहुत महंगा हो चुका है। इसके अलावा जनधन योजना की बात की जाए तो हमने देखा फेक अकाउंट्स कितने खोले गए। तो जो लूपहोल्स हैं, क्या उन पर आपको लगता है काम हुआ है? देखिए, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया कि अगर आयुष्मान भारत की बात कर ले या अन्य जो लाभार्थी योजनाएं जो सरकार के द्वारा क्रियान्वयन है जो चलाई जा रही हैं, तो थोड़ा सा अपनी स्थिति को हम 8 साल पहले ले चलें, तो उस समय जितनी क्रिस्टल क्लियर हुआ करती थी स्थितियां,
हुआ करने का दावा करती थी वो जनरली नहीं हुआ करता। जी। हमने डीबीटी का प्रचलन शुरू किया। हम्म। डीबीटी क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे का ट्रांसफर करना, बिल्कुल। जो किसान सम्मान निधि है। देखिए कभी भी किसी भी प्रकार की योजना जब चलाई जाती है सरकार के द्वारा तो उसमें थोड़ी परेशानी आती है। और जो आपने एक बात बताई कि हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि अभी जो भारत सरकार के जितने हॉस्पिटल हैं और खास करके राज्य सरकारी के जो हॉस्पिटल हैं, ये सारे, यहाँ तक कि प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस होता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनका भी प्रोसेस होता है इसमें ऐड होने का। तो मुझे लगता है कि मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, बिहार से आता हूँ, यहाँ पे मैंने देखा है। और इनफैक्ट आपको मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ, आपको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ कि एक बच्चे का मैंने अभी एडमिशन कराया है आयुष्मान भारत के तहत, जबकि वो पैसे दे के इलाज करा रहा था, घर से वो काफी संपन्न नहीं था। तो उसकी स्थिति आज एक्सेप्ट कर ली गई और सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, अगर आपके घर पे चिट्ठी चली जाती है पीएमओ की तरफ से आयुष्मान भारत का, तो उसको लेकर अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे बहुत इजी वे में आपको वो आयुष्मान कार्ड निर्गत। अब बात करते हैं आपने उज्ज्वला योजना की जो चर्चा की। देखिए, दो महिलाओं को सशक्त और उनको सम्मान देने के लिए जो उज्ज्वला योजना चलाया गया और देश के लोगों से ये आग्रह किया गया कि आप अपनी सब्सिडी छोड़ें, क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी और एक अच्छी बात क्या है कि अगर आप अपने देश को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो आपको आर्थिक आहुति देनी पड़ेगी जी। अगर ये मन में रहे तो मुझे लगता है कि देश आपका सशक्त बन सकता है। अगर बात करिए थोड़ा से आगे बढ़ के, अगर हम विदेश नीति की भी चर्चा कर ले तो विदेश नीति को लेकर भी अपना स्टैंड बड़ा ही क्लियर है। एलएसी के ऊपर जो चीन को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1962 से 2020 तक में काफी ज्यादा तल्खी हो गई चाइना को लेकर। और देखिए उस समय भी भारत ने अपने कड़े विरोध के साथ जमकर बोला कि यथास्थिति को करो तब फिर आगे हम बात करेंगे, और उनको मानना भी पड़ा। और यही नहीं, आज एक सबसे सुखद जो हर 135 करोड़ भारतीयों के लिए है वो ये है कि अब विदेश में भारत के प्रधानमंत्री का जब आगमन होता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल सर, हमने वो तस्वीरें देखी थी और गर्व से बिल्कुल सभी का सीना यहाँ पर चौड़ा था और किस तरह से स्वागत किया गया था जोरों शोरों से, वो भी हमने देखा। और क्योंकि मीडिया चैनल है तो हमारे जरिए दर्शकों ने भी देखा है। लेकिन आपने आर्थिक आहुति की बात की है तो हम यहाँ पर आर्थिक मामलों के जानकार के पास चलते हैं। आरके सिंह जी, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि उज्ज्वला योजना के जरिए आर्थिक आहुति अगर देश की जनता देगी तो विकास में शायद सहयोग कर पाएगी। लेकिन उज्ज्वला योजना में हमने ये भी देखा, सिलेंडर तो मिल जाता है लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने की बात तो की जाती है लेकिन आर्थिक असमानता अब भी दूर नहीं हुई। मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि इन योजनाओं का सबसे बड़ा मकसद यही था कि जो आर्थिक असमानता है वो दूर हो जाए, यानी कि गरीब अगर अस्पताल में इलाज लेने जा रहा है तो उसे मना ना किया जाए। अमीर को अगर इलाज मिल रहा है तो वही फैसिलिटीज गरीब को भी मिल पाए। क्या आपको लगता है कि वाकई वो आर्थिक असमानता इन योजनाओं के जरिए खत्म हो जाएगी? देखिए, खत्म तो नहीं होगी लेकिन कम जरूर होती है। देखिए, जो बेचारा गरीब आदमी है वो इस लायक तो खड़ा हो जाए कि कुछ काम करने लायक की हिम्मत करे। तो ये जितनी चाहे उज्ज्वला योजना है, सम्मान निधि दी है किसान की है, चाहे वो हाउसिंग लोगों को बना के दिया है, टॉयलेट बना के दिया, लोगों को अनाज दिया है, ये इससे जो बहुत अति गरीब होते हैं, बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, जिनका सर्वाइवल मुश्किल होता, उनको प्रोटेक्शन मिलती है, उनको रिलीफ मिलता है। देखो, वर्ल्ड ने तारीफ करी कि भारत ने 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में धकेलने से बचा लिया। लेकिन पेंडेमिक के कारण 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गए भी, और लगभग 3.5 करोड़ ऐसे थे जो मिडिल क्लास से थे, मिडिल क्लास से गरीबी की श्रेणी में आ गए। तो ये जो दिक्कत हुई है थोड़ी सी पेंडेमिक के कारण, और ये रशा का जो आ रहा है ये बड़ा डैम्पनिंग इफेक्ट डाल रहा है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताएं दूर केवल उससे होंगी जब हमारे युवा को वोकेशनल स्किल दी जाएगी। अर्थात आप बीए हो, एमए हो, बीकॉम एमकॉम हो, एमएससी, आपके पास स्किल क्या है, आप किस काम से वैल्यू ऐड कर सकते हो कंट्री में। बीए, बीएससी, बीकॉम होने से, एमबी होने से कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। लोगों को वोकेशनल स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। जो देश में रोजगार की कमी हो रही है इस समय, आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% तक पहुंच गया, जो बहुत ज्यादा जा रहा है। हमारा देश यंगिस्तान है, युवा बहुत है, युवा को काम चाहिए, चाहे वो रोजगार हो चाहे स्वरोजगार हो। ठीक है, चाहे रोजगार हो स्वरोजगार है, ये दोनों मिलेंगे तभी जब उसकी स्किल होगी। मैंने कल भी बताया था कि जो स्किल डेवलपमेंट की स्कीम खोली हुई है उसको सरकार को रिवाइव करना चाहिए और उसको बहुत ही
विग्रसली उसको जो है परस्यू करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो युवा वर्ग है वो सब किसी काम के लिए सक्षम हो, बातों के लिए सक्षम नहीं चाहिए। चाहे वो आप कोई चीज ले लीजिए, चाहे वो वुड वर्क है, चाहे वो लेदर वर्क है, चाहे वो मैकेनिकल वर्क है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वर्क है, चाहे कंप्यूटर वर्क है, चाहे नर्सिंग वर्क है, इस तरह के हर सेक्टर का जो वर्कर की एक वोकेशनल टेक्निकल स्किल है, जैसे पहले आईटीआई बड़े होते थे, अभी भी हैं आईटीआई, इस तरह के प्रोड्यूस करना, क्योंकि अब पहले तो मैन्युफैक्चरिंग था, अब डिजिटल वर्ड आ गया, सॉफ्टवेयर वर्ड आ गया, उसके एक्सपर्ट करने वाले लड़के हमें तैयार करने पड़ेंगे, जिससे वो स्वरोजगार भी कर सके और उनको जरूरत पड़ने में जॉब मिले। आजकल कंपनियों को दिक्कत इतनी आ रही है, उन्हें भीड़ तो बहुत मिल रही है, लेकिन काम करने के सक्षम लोग नहीं मिल रहे। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, किताबी पढ़ाई से दूर स्किल डेवलपमेंट आज के टाइम में बहुत जरूरी है। उससे जो वैल्यू ऐड होगी, उससे देश का विकास होगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इनइक्वालिटीज को दूर कर देंगे, तब अचीव होगी जब हर आदमी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा बाय एडिंग वैल्यू। वैल्यू कैसे ऐड होगी? अपनी स्किल से, कैपिटल से ऐड नहीं होगी, तो होगी लेबर से। लेबर कौन सी? स्किल्ड लेबर। तो हमारे कंट्री को, जैसे मोदी जी ने 2 बात बड़ी अच्छी करी है, आज ड्रोन पे बड़ा अच्छा बोला, ड्रोन आ रहा, सेमी कंडक्टर है, इन 2 पर सरकार चाहती है। आत्मनिर्भर अभियान है, आत्मनिर्भर अभियान के लिए पहले अपनी लेबर को तो तैयार करो, स्किलफुल ड्रोन बनाने के लिए, ड्रोन चलाने के लिए स्किलफुल लोग तैयार करो। सेमी कंडक्टर ये इतनी बड़ी सप्लाई चेन प्रोसेस है, पूरे देश के 100 करोड़ लोग फिट हो जाएंगे उसमें, लेकिन 100 करोड़ में आदमी कहाँ है? आदमी नहीं ढूंढने मिलेगा आपको। आप सेमी कंडक्टर का काम शुरू करना चाहें, आप ड्रोन का काम करना शुरू करना चाहें, आपको उसका काम करने वाले लोग कहाँ? कोई स्कूल कॉलेज उसकी ट्रेनिंग ही नहीं दे रहा, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं डेवलप हो रहा है। बिल्कुल आरके जी, अभी मैं इसी पर आती हूँ, राहुल जी सवाल करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं छात्रा का जिक्र अपने चैनल पर करना चाहूंगी। कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर एक छात्रा हमारे साथ जुड़ी थी, और सर अगर मैं आपको बताऊं तो 19 साल उसकी उम्र, उसने एक ऐसा डिवाइस बनाने की कोशिश की है जो कि बोतल पर बेल्ट की तरह लगता है, और गर्मी के इस मौसम में जब आपको बाहर से बोतल खरीदने की जरूरत पड़ती है या कुछ घंटों में आपकी जो बोतल है वो गर्म हो जाती है, तो वो छोटी सी बेल्ट से ऐसा होता है कि 2 घंटे के अंदर आप उसे कैरी कर सकते हैं और आपका पानी ठंडा हो जाएगा। यानी कि गर्मी में आपको एक हैंडी डिवाइस मिल जाएगा जिससे आप काम कर सकेंगे। तो ऐसे लोगों को डेवलप करने की जरूरत है। राहुल जी के पास में जाती हूँ, इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है, बिल्कुल बिल्कुल कम है। राहुल जी देखिए, इतनी सी उम्र में उस बच्ची ने इतना कुछ करने की सोचा, उसके बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी आई कि अटल इनोवेशन सेंटर जो है वो उसको हेल्प करेगा, मदद करेगा। बिल्कुल, तो अटल इनोवेशन सेंटर उसको हेल्प करेगा। क्या वाकई ऐसे युवाओं को लेकर कुछ आगे किया जा रहा है? भले ही अटल इनोवेशन सेंटर की जानकारी हमारे पास आई। अब आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सुनाता हूँ। चलिए ठीक है आरके जी, आप पहले बताइए। इतने पद्म श्री और इतने बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, आपने सुना किसी कारपेंटर को अवार्ड मिलते हुए जो कारपेंट्री अच्छा कर रहा? आपने सुना किसी एसी मैकेनिक को अवार्ड मिलता हुआ किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? आपने सुना किसी कॉबलर को मिलता हुआ अवार्ड? जो ये टेक्निकल काम कर रहे हैं, इनकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए ना, तब लोग इस काम को सीखेंगे। इस काम में जब उन्हें पैसा और सम्मान दोनों मिलेगा तो काम इंटरनेशल बेंचमार्किंग के साथ करेंगे। ठीक है आरके सिंह साहब, मैं वापस आऊंगी, आपके पास मौका देते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमारे साथ राहुल आनंद जी लगातार जुड़े हुए हैं, उनको मौका देते हैं कि क्या स्किल डेवलपमेंट में आगे तैयारी उनकी सरकार कर रही है। राहुल आनंद जी देखिए, जिक्र मैंने आपको कर ही दिया है उस छात्रा का, लेकिन कितना इनोवेशन सेंटर उसको हेल्प करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे कई बच्चे हैं सर जो प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट अगर की जाए तो मुझे लगता है 19 साल की नहीं बल्कि 15 से 18 साल के ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका दिमाग बहुत तेजी के साथ चलता है। स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा तो आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे देश के लिए। क्या प्लानिंग सर ऐसी कोई योजना के लिए? हाँ देखिए मीना जी, जब स्किल इंडिया की बात की गई और मेक इन इंडिया की बात की गई, उस समय बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हमारे देश के ऊपर और प्रधानमंत्री जी के फैसले के ऊपर। लेकिन आज आपने देखा कि आज जिस प्रकार से एक चर्चा का विषय मीडिया के मित्रों के माध्यम से आज देश के अंदर है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि स्किल इंडिया से क्या क्या फायदा हुआ और जो बच्चे जो प्रभावशाली बच्चे हैं अपने देश के अंदर, जो क्लेवर हैं, और उनको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि एक अगर डेटाबेस अगर तैयार कर ली जाए तो विदेशों को भी हमारे ही देश के बच्चे चलाते हैं, और अगर आप गूगल की बात कर लीजिए तो वहां भी हमारे ही देश के लोग हैं, या गूगल में कोई खामी निकालना है तो हमारे ही देश के बिहार का ही एक बच्चा था प्रतिभाशाली, जिसको गूगल ने बुलाया भी, जिसने गूगल को ब्लॉक कर दिया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और जिस प्रकार से
नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो स्वरोजगार की जो बात की जा रही है, जो आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, जो आत्मनिर्भर भारत की जो पहचान बनने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं ये सारे लोग सहायक हैं। देखिए, आज तक जो 70 साल पहले जो हुआ और 8 साल में जो हुआ, उसमें नई स्थिति तो जरूर उत्पन्न हुई है। पहले हम किसी दूसरे देशों पे आश्रित थे और आज हम अपना खुद का कार्य कर रहे हैं। और यही नहीं, जो बाहर की कंपनियां हैं वो हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, जिसका उदाहरण एफडीआई है। एफडीआई का पहले क्या बजट था और अब का क्या बजट है, ये बड़ा ही साफ साफ देखने को मिलता है। अगर इसमें नई बात अगर करें हम, तो यही समझ में आता है मेघना जी कि हमारे देश की प्रतिभाशाली बच्चों को, या हमारे देश के अंदर जितने भी नौजवान ऐसे हैं, क्योंकि हमारा देश यंगस्टर के लिए जाना जाता है, तो उनको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और जिस प्रकार से आज नए नए इनोवेशन किए जा रहे हैं और रक्षा प्रणाली में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और यही नहीं, हमने ये भी प्रयास किया कि किस प्रकार से अपने प्रतिभाशाली व्यक्तियों को इस्तेमाल किया जाए। तो कोरोना के टाइम में देखने को भी मिला कि जो वैक्सीन कभी दूसरे देशों से आती थी, अंतिम में पहुंचती थी, उसको हमने समय पे अपने देश के अंदर बनाया और विदेश नीति के तहत। बिल्कुल राजवी, देखिए हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर बन तो रहा है, लेकिन अभी सवाल ये भी है कि किताबें तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बेरोजगारी बहुत लोग चिल्लाते हैं, और दूसरी ओर नेता लोग भाषण में कहते हैं कि जॉब क्रिएटर बनिए, आप जॉब सीकर मत बनिए। लेकिन जॉब क्रिएटर बनने के लिए बेरोजगार घूम रहे उस शख्स को आप किसी चीज का स्किल दीजिए। उत्तर प्रदेश में या बहुत सारी जगहों पर कुछ स्किल सेंटर्स खोले गए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनका उतना फायदा लोगों को मिल पा रहा है या जानकारी उस बारे में मिल पा रही है। कोरोना के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़कर तो निकले हैं लेकिन बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको ऐसी कुछ स्किल प्रोवाइड की जाए ताकि वो आगे बढ़ें, और स्किल उनका अच्छा हो, तभी शायद वो देश के विकास में योगदान भी दे पाएंगे। सर देखिए मीना जी, ये जो प्रश्न आपने किया, ये प्रश्न सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये पूरे विदेशों के लिए भी ये प्रश्न जायज है। और कोरोना के बाद जब अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ी, तो ये मानता जरूर हूँ कि बहुत लोगों की नौकरियां गई, लेकिन जब अर्थव्यवस्था जब पटरी पे आना शुरू की, तो बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हो गई। और यही नहीं, आप स्किल के हिसाब से, अगर जिसकी जो डिग्री है उसके आधार पे जिसको जो भी नौकरी मिल रही है, मतलब उनके योग्यता के आधार पे, तो वो लोगों को मिल रहा है। मैं आपको एक नया चीज जरूर बताना चाहूंगा कि सीएमआई का जो डाटा है, जिसमें जॉब सीकर्स वगैरह जो रहते हैं, उनको भी अगर उठा के देखेंगे तो उन्होंने ये भी जरूर बताया है कि जॉब देने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ गई है। वो घटी थी लेकिन वो बढ़ गई है। और भारत ने जो सपना देखा था कि हम 5 ट्रिलियन का अपना अर्थव्यवस्था करेंगे, तो उसके लिए 10% की रफ्तार से बढ़ना है। और अभी 3 साल के अंदर कितना हम आगे बढ़ पाएंगे तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जो स्थिति है, जो अनुमान लगाई जा रही है, उससे तो लगभग उसके हम आसपास जरूर हैं। जो 7.5 या 7.25 का जो दर दिया जा रहा है, उसमें हम लगभग उसके करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक और बात मैं बताऊं, वो एमएसएमई योजना है और जो मुद्रा योजना है, उसकी अगर हम बात करें तो उसके तहत भी बच्चों को आत्मनिर्भर करने के लिए लोन 10 लाख रुपए तक का जो लोन दिया जा रहा है, वो यही दिया जा रहा है कि देखिए, एक जो सच्चाई है, ये या तो भारत सरकार या अभी जिस संस्था में कार्य करती है, उस संस्था की भी एक क्षमता होगी लोगों को नौकरी देने की। ठीक उसी प्रकार हमारे देश की सरकारों की भी यही स्थिति है। आबादी के हिसाब से नौकरी सृजन नहीं किया जा सकता है, ये एक सच्चाई है। लेकिन इसको हम किस तरीके से बदल सकते हैं? इसको हम बदल सकते हैं स्वरोजगार उत्पन्न करके। बिल्कुल। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं, मैंने भी स्वरोजगार की तरफ ही कदम बढ़ाया। बिल्कुल, मुझे लगता है आने वाले वक्त में स्टार्टअप और स्वरोजगार की तरफ ही जो है युवा बढ़ने वाला। फिलहाल माफी चाहूंगी आप दोनों से, वक्त की कमी है, तो मैं चाहती हूँ कि धन्यवाद करना चाहूंगी इस कार्यक्रम में आप दोनों का जुड़ने के लिए, और आप दोनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी उसके लिए भी धन्यवाद। तो देखिए, अभी कोरोना काल के बाद और तमाम चुनौतियों के बाद भी मोदी सरकार इन योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, लेकिन योजनाएं आने वाले वक्त में कितना सफल होंगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के इन योजनाओं को और आगे बढ़ाने की कोशिश है, साथ में कुछ और योजनाओं को लाने की जरूरत भी है। जहां तक कि बीजेपी के नेता ने कहा कि आबादी के हिसाब से रोजगार नहीं सृजित कर सकते, उसके लिए किसी न किसी योजना के तहत विकल्प सोचने की भी जरूरत है। हालांकि ऐसा आने वाले वक्त में क्या मोदी सरकार कर पाएगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।
कर्नाटक में फिर गरमाया हिजाब का मामला। मंगलुरु विश्वविद्यालय ने हिजाब पहनने पर लगाई रोक। मुस्लिम छात्राएं लगातार कर रही विरोध। बीजेपी ने मिशन 144 को धरातल पर लाने की कवायद की तेज। बीजेपी ने 144 सीटों को 40 कलेक्टर्स को बांटा। सबको दी गई जिम्मेदारी। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे को बड़ी राहत। एनसीबी के 6 पन्नों की चार्जशीट में आर्यन का नाम नहीं शामिल। आर्यन समेत 6 लोगों को दी गई क्लीन चिट। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों ने उड़ाई सरकार की नींद। नए मरीजों की संख्या 500 के पार। सीएम ठाकरे ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने यहां ड्रोन एग्जीबिशन को देखा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यहां मौजूद तमाम लोगों को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस काम से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। इस टेक्नोलॉजी को लेकर जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो काफी अद्भुत है। पीएम ने कहा, पहले टेक्नोलॉजी का डर दिखाया गया, लेकिन हमने इससे लोगों तक पहुंचाने का काम किया। पीएम ने ड्रोन महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत स्टार्टअप पावर के तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये उत्सव सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि नए भारत की गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के अति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी है। 8 साल पहले यही वो वक्त था जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी। हमने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता बनाया। हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर नागरिक को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने यह फैसला आय से अधिक